आज हम बात करने वाले हैं संविधान के सबसे अहम हिस्से मूल अधिकारों के बारे में। ये वही अधिकार है जो हमें स्वतंत्र, समान और सुरक्षित जीवन जीने की शक्ति देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मूल अधिकार क्यों कहलाते हैं संविधान की आत्मा और ये हमारे जीवन में कैसे काम आते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता दें कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी जैसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं जो कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह के कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। इसमें जो है मूल अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को देता है ताकि वह स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रहित, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। अगर यहाँ हम बात करें कि मूल अधिकार में क्या क्या मिलता है तो सबसे पहले कि स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रहित, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें मूल अधिकार प्रदान करता है और जीवन को गरिमापूर्ण जीने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रेरित थे। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकारों की बात कही गई है। सबसे पहले है समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो वहीं दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। बात करें चौथा तो वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक हैं। पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है। तो आइए अब इसको देखते हैं बारी बारी से। मूल अधिकारों की विशेषता की अगर हम बात करें तो इन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किया गया है। यानी ये कोई साधारण कानून से नहीं बल्कि सीधे संविधान से प्राप्त होते हैं। अगर सरकार या कोई संस्था इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता और स्वतंत्र जीवन का अधिकार मिलता है। मूल अधिकारों की विशेषता में ये भी है कि आपातकाल के समय कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 यानी कि अपराधों से संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये अधिकार पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नहीं हैं। सरकार उचित सीमा तक इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि मूल अधिकार को हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसको एक नियमित सीमा तक अंकुश लगा सकती है, उसके बारे में आगे जानेंगे। अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी कि भारत आने वाले विदेशी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मूल अधिकार की सीमा की बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर वह सार्वजनिक व्यवस्था भंग करता है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर हिंसक भाषण दे तो सरकार उसे रोक सकती है। तो वहीं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध या आतंकवाद की स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है, जैसे कि कई बार
देखने को मिलता है जब दंगे फसाद हो जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया जाता है, धारा 144 लगा दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों में जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार छिन जाता है, वो कहीं भी घूम फिर नहीं सकता है, बाहर घर से बाहर निकल नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। तो वहीं अश्लील फिल्में या किताबें प्रकाशित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आता। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक वह दूसरे की अधिकार का उल्लंघन न करे। आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352 अधिकांश मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मतलब कि 352 के अनुसार अधिकांश जो मूल अधिकार है उसको निलंबित किए जा सकते हैं कुछ समय के लिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 भाग 3 ये मूल अधिकार का जो हिस्सा है का पहला अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य यानी कि राज्य जो शब्द है का अर्थ क्या है, मूल अधिकारों के पालन की जिम्मेदारी किसकी है, ये अनुच्छेद 12 बताता है। जब हम मूल अधिकार को पढ़ते हैं तो उसमें राज्य शब्द बार बार आता है, तो यहाँ पे राज्य शब्द का को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य से आशय है भारत सरकार और संसद। तो वहीं दूसरा प्रत्येक राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। भारत के क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, ये सारे के सारे राज्य के अंदर आएंगे। यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार हो गए, संसद हो गई, या इसके अधीन आने वाले जो निकाय हैं ये सारे के सारे राज्य के अंतर्गत आएंगे, उसके परिभाषा के अंतर आएंगे। अगर हम न्यायालय के निर्णय से देखें तो स्टेट का विस्तार किया गया है, मतलब कि राज्य को विस्तार किया गया कि राज्य अब कौन कौन इसकी श्रेणी में कौन कौन आएंगे। तो कहता है कि भारतीय न्यायालयों ने कई बार अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा का विस्तार किया है। सुखदेव बनाम भारत संघ जो कि 1975 में हुआ था केस, और इसका जजमेंट आया कि सरकारी कंपनियां जैसे LIC, ONGC, IFCI भी स्टेट मानी गई। तो RD सेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें जो 1979 की घटना है, यदि सरकार किसी संस्था पर गहरा नियंत्रण रखती है तो वह भी संस्था स्टेट के अंतर्गत ही आएगी, उसको भी राज्य में समझा जाएगा। अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब 1981, अगर कोई संस्था सरकार द्वारा वित्त पोषित है और सरकारी नियंत्रण में है तो वह भी स्टेट मानी जाएगी। केवल मंत्रालय या विधानसभाएं ही नहीं बल्कि सरकार से जुड़ी संस्थाएं जैसे रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सरकारी विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, ये भी राज्य की श्रेणी में ही आती हैं। अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। ये मूल अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कानून द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन ना हो। यानी कि कोई भी ऐसा कानून न बने जिससे किसी के मूल अधिकार का हनन हो, वो अपने मूल अधिकार का उपयोग न कर सके। तो अनुच्छेद 13 इस चीज़ को रोकता है। अनुच्छेद 13 नागरिकों को यह भरोसा दिलाता है कि कोई भी सरकार या संस्था उनके मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकती। यही कारण है कि अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों की ढाल कहा गया है। अनुच्छेद 13 एक कहता है, संविधान लागू होने से पहले भारत में जो भी कानून प्रचलित थे, अगर वे मूल अधिकारों के विपरीत हैं तो वे उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे। यानी कि यदि मूल अधिकारों का हनन करता है, संविधान लागू होने से पहले कोई ऐसा कानून होगा जो व्यक्ति के मूल अधिकार को का हनन करता है, तो जब ये कानून लागू होगा, भारत का संविधान लागू होगा, तो वो कानून उस हद तक शून्य हो जाएंगे, मतलब वो प्रभाव में नहीं रहेंगे जिस हद तक किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा होगा। मान लीजिए कोई कानून ऐसा है, पहले था आज़ादी से पहले, जिसमें ऐसा कहा गया होगा
कि इतने लोग जो है सभा नहीं कर सकते हैं, भारतीय लोग या इस कास्ट के या इस जाति के, इस धर्म के व्यक्ति जो है यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते, सभा नहीं कर सकते हैं। और भारत का संविधान जब लागू होता है तो उसमें कहा गया कि लोग अपने संगठन बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तो वो कानून स्वतः ही प्रभाव से ख़त्म हो जाएगा भारत के संविधान लागू होने के साथ ही। तो ये अनुच्छेद 13(1) कहता है। तो वहीं अनुच्छेद 13(2) संविधान बनने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि चाहे वो राज्य हो या संसद हो, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा कानून बनता है तो वह कानून शुरू से ही अवैध माना जाएगा, यानी कि वो अवैध माना जाएगा। तो वहीं अनुच्छेद 13(3) यहाँ कानून शब्द का व्यापक अर्थ है, मतलब कि कानून क्या होगा उसको, उसका अर्थ बताता है, उसकी परिभाषा देता है। तो कहा गया संविधान द्वारा मान्य सभी कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम ये सब कानून के अंतर्गत आएंगे। यानी कि मूल अधिकार को हनन करने वाला ये कानून जो भी बनेगा, चाहे वो अध्यादेश भारत सरकार लाए या राज्य सरकार लाए, या कोई अथॉरिटी आदेश पारित करे, या कोई भी हो, या नियम कुछ बनाती है या विनियम बनाती है, या चाहे उस उपनियम बनाती है, ये कुछ भी हो, ये कोई भी नियम उपनियम ये मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। यानी किसी भी रूप में बना नियम यदि मूल अधिकारों के विरुद्ध है वह शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 13(4) कहता है कि संवैधानिक संशोधन को भी कानून की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका मतलब था कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में न्यायालय को देखें तो भारतीय न्यायालयों ने कई बार अनुच्छेद 13 की व्याख्या की है। शंकरी प्रसाद मामला 1951 को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आता, यानी संसद मूल अधिकारों को बदल सकती है। तो वहीं गोलकनाथ मामला 1967 जो कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब कि पहले अपने 1951 के आदेश को ही सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में बदल दिया। तो केशवानंद भारती मामला 1973 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान संशोधित कर सकती है लेकिन मूल संरचना जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, और मूल अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, इसलिए मूल अधिकार को बदला नहीं जा सकता। अब हम बात करेंगे समानता के अधिकार की, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का पहला अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब समानता का अधिकार, सभी लोग कानून के सामने समान हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, मंत्री हो या आम नागरिक, सबके लिए कानून एक जैसा है। कानून का समान संरक्षण यानी कि हर व्यक्ति को देश के कानूनों का समान लाभ मिलेगा। यानी अगर दो लोग अपराध करते हैं तो दोनों पर समान कानून लागू होंगे। समानता का अधिकार पूर्ण नहीं है। कभी कभी तार्किक और उचित आधार पर सरकार अलग अलग वर्गों के लिए अलग कानून बना सकती है, जैसे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून। वहीं मनमाना भेदभाव नहीं चलेगा, ये भी इसमें कहा गया है। यानी कि जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर हम न्यायालय की तरफ देखें तो केशवानंद भारती में ऐसा कहा गया कि समानता संविधान की मूल संरचना है
और ये संविधान का हिस्सा है, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो वहीं इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस को अगर हम देखें तो चुनाव से संबंधित कानून में भेदभावपूर्ण प्रावधान असंवैधानिक घोषित किया गया। तो मेनका गांधी केस 1978 की बात करें तो अनुच्छेद 14 को अनुच्छेद 19 और 21 से जोड़कर व्यापक अर्थ दिया गया। आसान उदाहरण से अगर हम समझें तो अगर पुलिस अमीर आदमी को अपराध के लिए छोड़ दे लेकिन गरीब को जेल भेज दे, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन महिलाओं, एससी एसटी के लिए आरक्षण देना तार्किक वर्गीकरण है। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर सरकार कहे कि केवल एक ही धर्म के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, यह अनुच्छेद 14 के खिलाफ होगा। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 15। यह अनुच्छेद विशेष रूप से बताता है कि नागरिकों के साथ किन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 15 एक कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य मतलब पीछे हम बता चुके हैं। दूसरा, अनुच्छेद 15(2) किसी नागरिक को दुकान, होटल, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थान, स्नान घर, सड़क आदि का उपयोग करने से इन आधारों पर नहीं रोका जाएगा। मतलब कोई अगर छोटी जाति का है या किसी विशेष धर्म का है, उसको इस आधार पे, या वो काला है या लड़का है या लड़की होने के नाते, उसे इस आधार पे किसी दुकान को खोलने से या किसी होटल में जाने से या होटल खोलने से, धर्मशाला में रुकने से, सार्वजनिक स्थान जो कि सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं वहाँ जाने से, इन सब चीज़ों के लिए उसको रोका नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता है तो ये उसके मूल अधिकार का हनन माना जाएगा और ये अपराध की श्रेणी में होगा। इसके लिए वो व्यक्ति जो इससे पीड़ित है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकते हैं। यानी कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए उन्हें वरीयता दे सकते हैं, किसी क्षेत्र में उनको अधिकार दिया जा सकता है। अनुच्छेद 15(4) की बात करें तो राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे कि ओबीसी हो गए, अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान यानी कि आरक्षण कर सकती है। जैसे कि जॉब में, स्कूल में एडमिशन के लिए, कॉलेजों में एडमिशन के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाता है, कुछ कंसेशन, फ़ी में कंसेशन दिया जाता है। ये आरक्षण के अंतर्गत में ही आता है ताकि उनका ओवरऑल विकास हो सके और वो समाज के मुख्य धारा में आ सकें। अनुच्छेद 15(5) कहता है राज्य निजी शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर में भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 15(6) कहता है 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि ईडब्ल्यूएस कहलाते हैं के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान करता है। सरकार या कोई संस्था केवल जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। यानी इसे आरक्षण सरल भाषा में कह दें हम तो उचित होगा और विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अगर हाँ इसके संदर्भ में न्यायालय की ओर देखिए तो चंपक दुरई राजन केस 1951 की बात करें तो मद्रास सरकार ने जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में सीटें बांटी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन बताया। इसके बाद पहला संविधान संशोधन 1951 कर अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। तो वहीं अब 15(4) को देखें तो 15(4) क्या कहता था? अभी हमने देखा कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान आरक्षण कर सकता है। ये अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया 1951 में।
वहीं इंदिरा साहनी केस 1952 की बात करें, जो कि मंडल आयोग केस से संबंधित था। इसमें ओबीसी आरक्षण को वैध माना गया, लेकिन कुल आरक्षण की सीमा को जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया। अपवाद की अगर बात करें तो कुछ राज्यों में SC/ST जनसंख्या ज़्यादा होने के पर सीमा बढ़ी हुई है। जानवर बनाम भारत संघ की अगर हम बात करें, जो 2019 केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने EWS के लिए 10% आरक्षण को सही ठहराया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो इसका उद्देश्य है कि सरकारी नौकरी और पदों पर अवसर समान रूप से सबको मिले। अनुच्छेद 16 एक सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार में समान अवसर मिले, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 16(2) की अगर बात करें तो राज्य किसी भी नागरिक से केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(3) की अगर हम बात करें तो संसद को यह अधिकार है कि वह किसी पद, नौकरी के लिए निवास संबंधी शर्तें, डोमिसाइल, रेजिडेंस, ये जो होता है वो बना सकते हैं, जो कि ये संसद को ये अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 16(3) के आधार पे। अनुच्छेद 16(4) राज्य पिछड़े वर्गों जैसे कि SC/ST के लिए आरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 16(4)(a) जो कि 77वां संविधान संशोधन था, 1955 में किया गया था। इसमें SC और ST वर्ग को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है, यानी कि उनको प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 16(4)(b) जो कि 81वां संशोधन था, 2000 में हुआ था, यह आरक्षण की अधूरी रह गई सीटों को अगले वर्ष जोड़ा जा सकता है, इसकी बात कहता है। अनुच्छेद 16(5) की बात करें तो किसी धार्मिक संस्था में उस धर्म से संबंधित व्यक्ति को ही नौकरी देने की भी शर्त रखी जा सकती है, ये अनुच्छेद 16(5) बताता है। अनुच्छेद 16(6) जो कि 103वां संशोधन 2019 में हुआ, ये कहता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने की बात कहता है। नागराज केस 2006 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण तभी मान्य होगा जब राज्य यह साबित करें कि SC/ST वर्ग पिछड़ा है और उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर राज्य किसी को प्रमोशन में आरक्षण दे रही है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि जिस SC/ST को वो प्रमोशन में आरक्षण दे रही है, क्या वास्तव में वो पिछड़ा हुआ है, उसको ये साबित करने की एक शर्त लगा दी। बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि जब तक समाज में छुआछूत और जातिगत मतभेद बने रहेंगे, तब तक असली लोकतंत्र और समानता संभव नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 17 को संविधान में एक क्रांतिकारी प्रावधान के रूप में शामिल किया गया। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो भारत में छुआछूत पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही गई। किसी भी रूप में इसका पालन करना गैर कानूनी समझा जाएगा। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर उल्लंघन करने वालों को सजा दें। इससे संबंधित कानून की अगर बात करें तो अछूत प्रथा जो कि एक अपराध है, अधिनियम 1955, बाद में नाम बदला गया इसको सिविल राइट्स एक्ट 1955 बोला जाने लगा। छुआछूत करने वाले को सजा और जुर्माना का प्रावधान है, या ये दोनों हो सकता है। तो वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो SC/ST वर्ग के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और छुआछूत के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान करता है। अगर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों की बात करें तो स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम अप्पा बालू इंग्ले 1955 सुप्रीम कोर्ट ने कहा अछूत प्रथा किसी भी रूप में असंवैधानिक है, यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। तो वहीं देवराज बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996
कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 17 भारतीय समाज में सामाजिक समानता की गारंटी देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। भारतीय लोकतंत्र का आधार है समानता। अगर समाज में कुछ लोगों को राजा, जमींदार, सर या नवाब जैसी उपाधियां मिले और बाकी लोग सामान्य नागरिक रहें, तो समानता का सिद्धांत टूट जाता है। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। राज्य द्वारा उपाधि का उन्मूलन। भारत में कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार से नवाब, राजा, राय बहादुर, खान बहादुर जैसी उपाधियां नहीं पा सकता। तो वहीं नागरिकों की उपाधि धारण पर भी रोक लगा दिया गया। कोई भी नागरिक उपाधि ग्रहण या धारण नहीं करेगा। विदेशी राज्यों की उपाधि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भारतीय विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अगर किसी को विदेशी उपाधि मिली है तो उसे भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। तो वहीं विदेशी सरकार से सम्मान या पद स्वीकारने पर भी रोक लगाया गया है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो वह विदेशी सरकार से बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई उपाधि या पद नहीं ले सकता। अब देखते हैं कुछ इससे संबंधित अपवाद को जो उपाधि नहीं मानी जाती है, समझते हैं। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, मेजर, कर्नल, जनरल, ये सब जो है उपाधियां संवैधानिक रूप से मान्य हैं। बालाजी रघुनाथन बनाम भारत सरकार 1996 को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे पदक ये सम्मान है, उपाधि नहीं। इन्हें नाम के आगे या पीछे लगाना अनुचित है, लेकिन ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक हैं। समानता का अधिकार 18 तक था। अब स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 19 पहला है। तो अनुच्छेद 19 भारतीय लोकतंत्र का दिल कहा गया है। ये दिल है। यह नागरिकों को 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं देता है ताकि वे बिना डर और दबाव के अपनी बात रख सकें, साथ ही सम्मानजनक जीवन जी सके। सबसे पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन भी कह देते हैं। हर नागरिक को अपनी बात खुलकर कहने, लिखने, चित्र बनाने, किताबें छापने, मीडिया या सोशल मीडिया पर राय रखने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, अखबार में लेख लिखकर या भाषण देके, स्पीच देके, संगठन बना के वहाँ पर आप कर सकते हैं। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। तो वहीं दूसरा है शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता। लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन, रैली या सभा कर सकते हैं। तीसरा है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नागरिक क्लब, यूनियन, राजनीतिक दल या सोसाइटी बना सकते हैं। चौथा, देश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हैं। तो वहीं पांचवा है कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक किसी भी राज्य में अस्थायी रूप से रह सकता है। तो वहीं छठा है जीविका या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। अपनी पसंद का काम, धंधा या व्यवसाय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई इंजीनियर बनना चाहे या दुकान खोलना चाहे तो दोनों कर सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 19 तो कहता है युक्ति संगत प्रतिबंध, यानी कि रीजनेबल जो है ना, उनको रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता असीमित नहीं है, यह तब तक आपके लिए
सीमित ये तब तक आपके लिए है जब तक कि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता को सीमित न करें, यानी कि प्रभावित न करें, या दूसरों के अधिकारों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब लगाएगा? तो भारत की एकता व अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या शालीनता और नैतिकता, मानहानि, आपराधिक अपराध हेतु उकसावा, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध, इस आधार पे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सभा व संगठन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के नाम पर रोका जा सकता है यदि आपके सभा या संगठन से समाज में शांति स्थापित न होकर अशांति फैल सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे समाज में असुरक्षा की भावना हो, तो आपके सभा या संगठन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आवागमन व निवास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, जनजातीय क्षेत्र या संवेदनशील सैन्य क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कुछ व्यवसाय केवल सरकार कर सकती है, जैसे कि हथियार निर्माण, इसमें आम लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, ये सरकार के अधीन ही होगा। अनुच्छेद 20 को देखते हैं तो अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 हर व्यक्ति को अपराधों के मामले में कुछ विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिक ही नहीं बल्कि भारत में मौजूद हर व्यक्ति को मिलता है। अनुच्छेद 20 के 3 प्रमुख प्रावधान हैं। सबसे पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का निषेध, यानी कि अनुच्छेद 20 एक किसी अपराध के लिए बाद में बने कानून के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती अगर अपराध करते समय जो कानून था उसी के अनुसार सजा होगी। मान लीजिए 2023 में किसी काम के लिए कोई सजा नहीं थी, लेकिन 2024 में नया कानून बन गया और सजा तय हुई, तो 2023 में अपराध करने वाले को 2024 का कानून लागू कर सजा नहीं दी जा सकती। डबल जियोपैर्डी का निषेध, ये अनुच्छेद 20(2) किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध में अदालत ने सजा दे दी है तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा मुकदमे में सजा नहीं दी जा सकती। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल दंड प्रक्रिया पर लागू होता है, लेकिन विभागीय कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। तीसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है। किसी अपराध में आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने या मजबूर होकर स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आरोपी व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि अपराधी है और वो अपने अपराध के लिए खुद गवाही नहीं दे सकता है अगर और न ही उसको दबाव दिया जा सकता है। पुलिस किसी आरोपी को जबरदस्ती लिखवाकर या बोलकर अपराध स्वीकार नहीं करा सकती, लेकिन आरोपी से भौतिक साक्ष्य जैसे कि फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल, डीएनए टेस्ट, ये सब लिया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, जो कि है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से किसी का जीवन या स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। यदि सरकार भी किसी की स्वतंत्रता छीनना चाहती है तो उसे कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो वही अनुच्छेद 21 के 2 मूल तत्व हैं, जीवन का अधिकार और दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन का अधिकार कहता है कि केवल सांस लेना या जीवित रहना ही नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का मूल अधिकार है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सम्मान, साफ पानी,
प्रदूषण मुक्त जीवन जैसे अधिकार भी शामिल हैं। यही कारण है कि शिक्षा के स्वास्थ्य क्षेत्र में या प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन पे जुर्माना किए जाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को अगर देखें तो व्यक्ति को अपनी इच्छा से जीने, घूमने, खाने, पहनने, शिक्षा पाने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, परंतु यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। इसे जनहित और कानून के अनुसार सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अनुच्छेद 21 को व्याख्या करके इसमें कई अधिकार शामिल किए हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A 2002 में इसे जोड़ा गया, यानी कि इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रदूषण मुक्त पानी और वायु के लिए कहा गया। स्वास्थ्य का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के पर जोर दिया गया। निजता का अधिकार, KS पट्टास्वामी केस 2017 में इसे मौलिक अधिकार भी माना गया। यानी कि निजता का अधिकार वो है जो कि हम मोबाइल वगैरह में कई ऐसे डाटा होते हैं, फोटो होते हैं, उसका कोई उपयोग बिना हमारे अनुमति के करे तो वो हमारे निजता का हनन होगा और हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मृत्यु या इच्छा मृत्यु का अधिकार, अरुणा शानबाग केस की अगर हम बात करें 2011 की और कॉमन कॉज केस 2018 की बात करें तो इसमें पैसिव एथ्यूएंसिया को अनुमति दी गई है। कानूनी सहायता का अधिकार भी जो है ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है, यानी कि मुफ्त विधिक सहायता। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील कर सके या कानूनी सलाह करने के लिए, केस लड़ने के लिए, तो वो कोर्ट जो है उसे मुफ्त में वकील उपलब्ध करवाएगी। तो ये भी हमारे मूल अधिकार का हिस्सा है। सम्मानजनक जीवन का अधिकार की अगर बात करें तो भीख मांगने पर रोक, मानव तस्करी जैसे चीज़ों पर रोक लगाई गई है, इसकी सुरक्षा की भी बात कही गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 का, जो कि गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 नागरिकों को 2 स्थितियों में विशेष अधिकार देता है। पहला, गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में, तो वहीं दूसरा निवारक निरोध के मामले में। गिरफ्तारी और हिरासत के मामले की अगर देखें तो जब किसी व्यक्ति को अपराध के आरोप में पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे निम्नलिखित अधिकार मिलते हैं। सबसे पहले, कारण बताने का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत बताया जाएगा कि उसे किस आरोप में पकड़ा गया है। दूसरा है वकील का अधिकार। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव करने का अधिकार है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को चोरी के आरोप में पकड़ती है तो उसे तुरंत कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और वकील से मिलने भी देना होगा। तो वहीं बात करते हैं निवारक निरोध की, तो यह एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि वह राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी संबंध या राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकता है तो बिना संसदीय कानून के अधिकतम 3 महीने तक उसको निवारक निरोध में रखा जा सकता है, उसको कैद किया जा सकता है। यदि सलाहकार बोर्ड अनुमति दे तो इसे अधिकतम समय तक भी रखा जा सकता है। संसद कानून बनाकर अधिकतम 12 महीने यानी कि 1 वर्ष तक निरोध की अनुमति दे सकती है। निवारक निरोध भारत में सबसे विवादास्पद प्रावधान है क्योंकि इसमें किसी को बिना अपराध किए ही जेल में डाला जा सकता है। AK गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1950 की बात करें तो निवारक निरोध को मान्यता दी गई है। ये थे हमारे मूल अधिकार
जो कि 6 अधिकारों में से 2 पे इस वीडियो में चर्चा की गई है, जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की गारंटी देते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले इसका जो पार्ट है वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। साथ ही ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर सरल और आकर्षक ढंग से चर्चा करने के लिए हमें मोटिवेशन भी प्राप्त हो आपके सब्सक्राइब करने से। याद रखिए, अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हमारे जीवन की ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।